अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। हिंदुत्व को तो वो एक पॉलिटिकल आइडिया के तौर पे, एक तरह से पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उनकी। वो किताब जो है वो डिफाइन करते हैं कि इस देश का जो भी इंसान है जो वो हिंदू है मूलतः, और इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि या मातृभूमि और पुण्य भूमि यही है। तो इस परिभाषा में पुण्य भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन पुण्य भूमि हिंदुओं का होगा, जैनियों का होगा, सिखों का होगा, बौद्ध का होगा, लेकिन मुसलमानों का तो पुण्य भूमि ये नहीं है, ईसाइयों का भी पुण्य भूमि ये नहीं है। तो उस डेफिनेशन में तो मुसलमान और ईसाई तो कभी इस देश के कभी नागरिक हो ही नहीं सकते। वो हो सकते हैं इनके हिसाब से अगर वो हिंदू बन जाएं। हिंदू बन जाए, ये एक डाइकोटमी है जिसको कोई आज तक समझा नहीं पाया है कि आप कैसे हिंदू बन जाएं लेकिन फिर भी आप अपने फेथ को परस्यू करते रहें। 1924 में उन्हें पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर से अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। वाइसरॉय लिनलिथगो के साथ उन्होंने राइटिंग में एग्रीमेंट किया था, टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ इन अपोजिंग गांधी, कांग्रेस एंड मुस्लिम्स। अंग्रेज उनको हर महीना पेंशन दिया करते थे, 60 रुपए महीना उनको पेंशन मिलता था। तो ऐसी अंग्रेजों की कौन सी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलता था, और ये अकेले ऐसे थे। अतिवादी विचारों के बावजूद सावरकर का टेस्ट अच्छा था। वो अच्छी चॉकलेट्स और जिंटान ब्रांड की विस्की पसंद करते थे। आशुतोष देशमुख लिखते हैं, सावरकर 5 फुट 2 इंच लंबे थे। अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे। सांस की बीमारी के कारण उन्होंने तंबाकू सूंघना शुरू कर दिया था। अंडमान की जेल कोठरी में वो तंबाकू की जगह जेल की दीवारों पर लगा चूना खुरच खुरच कर सूंघते थे। इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन इससे उनकी बंद नाक खुल जाती थी। उन्होंने सिगरेट और सिगार